Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. The question here is, assume that the following jobs are to be executed on a single processor system. And हमें यहाँ पर दिया गया है job ID and CPU burst time. Job means nothing but process. That means this is process ID. These are number of processes P, Q, R, S, T, and this is burst time. The jobs are assumed to have arrived at time 0 and in the order P, Q, R, S, T. Calculate the departure time means completion time for job P if scheduling is round robin and time slice given here is 1. So कुछ चीज़ें जो यहाँ पे मार्क करने वाली है that is यहाँ पर हमको राउंड रोबिन का यूज़ करना है और टाइम स्लाइस कितना दिया है 1. साथ ही वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि सारी प्रोसेस टाइम 0 पे CPU के अंदर आ रही है इन दी ऑर्डर P, Q, R, S, T. डेट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक CPU हमारे पास है. ओके जब हमने CPU को स्टार्ट किया 0 पे, सेम टाइम पे P ने CPU में एंट्री की, सेम टाइम पे Q ने CPU में एंट्री की, सेम टाइम पे R ने CPU में एंट्री की, सेम टाइम पे S ने भी एंट्री की और सेम टाइम पे T ने भी एंट्री की, लेकिन इस ऑर्डर में. और हमें फाइंड आउट करना है कि जो प्रोसेस P है उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. कंप्लीशन टाइम में हम बोल सकते हैं कि किस टाइम पे, कितने टाइम बाद प्रोसेस P CPU के बाहर निकल जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीशन टाइम. सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जेंट चार्ट को क्रिएट करना पड़ता है. तो सेम थिंग हम यहाँ पर भी करने वाले हैं. आखिर जेंट चार्ट बताता क्या है, ये चार्ट ये बताता है कि कोई प्रोसेस कब कब CPU के अंदर रनिंग कंडीशन के अंदर थी. रनिंग स्टेटस को शो करता है कि CPU में कब प्रोसेस रनिंग में थी. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. 0 पे मैंने स्टार्ट किया. अब 0 पे सारी प्रोसेस CPU में आ चुकी थी, लेकिन हमें क्या करना है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है. सो सबसे पहले P को हम रन होने का चांस देंगे, लेकिन हमको यूज़ करना है राउंड रोबिन और टाइम स्लाइस कितना है 1, यानी हर प्रोसेस 1 टाइम के लिए चलेगी. तो मैंने P को चलाया 1 टाइम के लिए 0 से 1. अब P का रिमेनिंग कितना है 3. अब P के बाद बारी आएगी Q की. Q चलेगी 1 टाइम यूनिट के लिए, CPU पहुंच गया 2 पे. अब Q चल चुका है 1, Q का रिमेनिंग है 0. अब R की बारी है. प्रोसेस R चलेगी 1 टाइम यूनिट के लिए, CPU पहुंच जाएगा 3 पे. R का रिमेनिंग कितना है अब 7 चलने का. बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर मैं Q को देखूँ, Q को बिल्कुल चलना नहीं है, उसका 0 हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो चुकी है Q. डेट मीन्स हम Q को बाहर निकाल देंगे CPU के. तो मैं Q को CPU के बाहर निकाल देता हूँ. अब यदि हम लोग देखें, R के बाद S को चलना है. S चलेगा 1 टाइम यूनिट के लिए, CPU पहुंच जाएगा 4 पे. S को ओनली 1 टाइम चलना था, 1 टाइम यूनिट. तो 1 चल चुका है, S 0 हो चुका है, S का S भी CPU के बाहर निकल जाएगा. हमने S को CPU के बाहर निकाल दिया. अब नेक्स्ट यदि हम देखें, बारी आती है T की. तो T चलेगा 1 टाइम यूनिट के लिए, CPU पहुंच जाएगा 5 पे. T चल चुका है 1, रिमेनिंग कितना है T का 1. अगेन रिपीट करेंगे हम लोग. अब हम FCFS लगाएंगे वापस. तो पहले कौन सी प्रोसेस आई थी P, अगेन P को चलने का चांस मिलेगा, तो हम P को एग्जीक्यूट करेंगे. CPU पहुंच जाएगा 6 पे. P1 चल चुका है, रिमेनिंग है 2. अब P के बाद बारी आएगी R की. R चलेगा 1 टाइम यूनिट के लिए, CPU पहुंच जाएगा 7 पे. R का रिमेनिंग कितना है अब 6. R के बाद बारी आएगी T की. T चलेगा 1 टाइम यूनिट के लिए, CPU पहुंच जाएगा 8 पे. T1 चल चुका है 1 टाइम यूनिट, T का भी हो जाएगा 0. अगर T कंप्लीट हो चुका है तो हम T को CPU के बाहर निकाल देंगे. तो मैं यहाँ से T को CPU के बाहर निकाल देता हूँ. अब ओनली P एंड R CPU के अंदर है. अगेन बारी किसकी आएंगी, P की. P चलेगा 1 टाइम यूनिट, CPU पहुंच जाएगा 9 पे. P का रिमेनिंग है 1. अब बारी आएगी R की.
आर चलेगा 1 टाइम यूनिट, CPU पहुंच जाएगा 10 पे, आर का रिमेनिंग है 5। अगेन चांस मिलेगा P को, P चलेगा 1 टाइम यूनिट, CPU पहुंच जाएगा 11 पे। जब CPU 11 पे पहुंचा, ओके, P चल के ख़त्म हो चुका था, P को हम लोग CPU के बाहर निकाल देंगे क्योंकि कम्प्लीटली रन हो चुका है। अब बचा क्या है, ओनली R। यदि हम लोग देखें, P अपना टाइम कंप्लीट कर चुका है और हमको P का ही कंप्लीशन टाइम पता करना था। अगर हम आगे R के लिए सॉल्व नहीं करेंगे तब भी हमको आंसर मिल जाएगा, बट अब हमने स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब P के बाद जो R रिमेनिंग है उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब R सिंगल प्रोसेस बची CPU में, चलना कितना है 5, तो 5 चला दो, CPU पहुँच जाएगा 16 पे। R का रिमेनिंग कितना है अब 0, यानी R को भी हम CPU के बाहर निकाल देंगे। अब हमें बताना है P के लिए कंप्लीशन टाइम। तो अगर हम लोग देखें, P स्टार्ट हुआ था 0 पे, 0 पे P स्टार्ट तो हुआ लेकिन P चलता गया और एंड कब हुआ 11 पे, क्योंकि 11 के बाद P वापस नहीं आया। अगर मैं कंप्लीशन टाइम देखूँ यहाँ पर P का, तो हमको P का जो कंप्लीशन टाइम है वो मिलने वाला है 11। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।